के अडियाला जेल के बाहर मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि कारकुन पहुंचेंगे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और उसकी वजह ये थी कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और उनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, वहां पे उनको घसीटा गया, सड़कों पे उनको मारा गया, और उस पर वो हसन न्याजी का एक खत भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया था। अब अडियाला जेल के बाहर एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ी तादाद में कारकुन आए, दूसरा पंजाब से आलिया हमजा ने कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी लोग वहां पे उम्मीदवार हैं या ओहदेदारान हैं वो सारे पहुंचे। तो अडियाला जेल के बाहर यहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, पंजाब से भी, और फिर ISF की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की है, नौजवान बड़ी तादाद में। शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शौकत बसरा साहब, बहुत सारे वकला भी आए हैं। तो एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अलीमा खानम और नौरीन खानम के साथ मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। छोटी मोटी झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ, और इस मरतबा कारकुनों की तादाद हजारों में है। जो मीडिया के लोग जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट आप सिचुएशन बताएं, तो उन्होंने कहा जी हजारों कारकुन पहुंचे, कुछ कारकुन वापस भी गए हैं। जब रात हुई है तो कुछ कारकुन वापस चले गए हैं सारा दिन इंतजार करके, और वो ये इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, तो अंदर से कोई पैगाम बाहर आएगा, लेकिन मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। और इस वक्त जब मैंने आखिरी टेलीफोन कॉल किया तो 400 के करीब लोग अलीमा खानम के साथ और इमरान खान की दीगर बहनों के साथ वो अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। इन्होंने जब बढ़ने की कोशिश की अडियाला जेल की जानिब, तो फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरी थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा दिन पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कारकुनों की तादाद बहुत बड़ी थी, और दूसरा इस वक्त रियासती इदारे नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा रजीम नहीं चाहता कि कोई नई बड़ी लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी वो नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक गैर मुल्की सफीर को मुबैना तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा टाइम हमें दे दें। तो एक आधा महीना मांगा गया था, लेकिन देखें मुलाकातें तो करवानी पड़ेंगी। जब आसिम मुनीर साहब महफूज महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा खोल देंगे। ताकत तो बहुत हासिल कर ली आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा निजाम के अंदर, ताहयात इस्तिस्ना है, ताहयात मुरात है, ये सारी चीजें हैं। बहरहाल झड़पें हुई, उनमें हंगू के MNA यूसुफ खान साहब वो नजर आए, बाकायदा वो जख्मी हो गए। कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, कुछ जगह पे जो है वो कारकुनान ने मुजाहमत भी की। पुलिस की जो एंटी रॉयट फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे पंजाब हुकूमत ने खड़ी की हुई है अडियाला जेल के बाहर। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात होती थी तो बाकायदा PMLN के लोग जाते थे, उनकी गाड़ियां जाती थी और बाकायदा पार्किंग में गाड़ियां लगती थी, पुलिस वाले उनको जो है वो सलाम करते थे, और ये लोग लिस्टों के मुताबिक अंदर बार बार मुलाकातों के लिए जाते थे। मीडिया के लोग जाते थे, उनके लिए अलग एक पूरा पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ था, बाहर जो है वो कैंप लगा हुआ था, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम होता था, बहुत फैसिलिटेट किया जाता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जब उस्मान बुज़दार वजीर आला था पंजाब का, ये उस्मान बुज़दार से आप पूछ सकते हैं कि किस किस्म के इंतजाम थे। उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट जो होम सेक्रेटरी था पंजाब का, वो तो बहुत फैसिलिटेट करता था, बाकायदा वो अहकामात लेता था। पंजाब हुकूमत के मुलाजिम होने के बावजूद वो PMLN से अहकामात लेता था। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अलीमा खानम ने ऐलान किया कि हम कल सुबह तक यहाँ पे धरना देंगे, अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये लंबा धरना चलेगा, इसके ऊपर ये लोग एहतजाज करेंगे। तो ये अडियाला की सिचुएशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैकड़ों कारकुनों के साथ अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोग वहां बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर वहां पे आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई गई, और ना ही मुलाकातें वकला की करवाई गई। तो कैद तन्हाई जो है इमरान खान साहब की, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक जारी है। DG ISPR ने सहाफियों से मुलाकात की, आजकल काफी एक्टिव है। थोड़े दिन पहले ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जा रहे थे, मदरसे के अंदर भी नजर आए कि वहां पे इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल भी किया गया। DG ISPR का इनके माथों के बोसे भी लिए गए, और DG ISPR मदारस में भी पहुंचे, एक मदरसे के अंदर वहां पे कुछ बातचीत हुई, उसका अहवाल भी है। लेकिन अभी जो है वो मुलाकात की है जो सीनियर सहाफी हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनके साथ DG ISPR ने। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं जो मेन चीजें हैं। एक तो उन्होंने जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उनको कहा कि तालिबान जो है वो हुकूमत एक रियासत की तरह जो है वो फैसला करें।
नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करें। फिर उन्होंने कहा जी कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है? इसका जवाब सारे पाकिस्तानी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है इन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, दहशतगर्दी के वाकयात में इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा बहुत बड़ा है। ये गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होती है और इनको पाकिस्तान के कई इलाकों में चलाया जाता है, कबायली इलाकों में, इवन स्वात में, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत सारे एरियाज में ये गाड़ियां चलाई जाती हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, और इनकी स्मगलिंग के अंदर बाकायदा बहुत पैसा बनाया जाता है और बॉर्डर पे खड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया डीजी आईएसपीआर ने। उन्होंने कहा जी ब्लड और बिजनेस ये एक साथ नहीं चल सकते, यानी जहां पे खून बह रहा हो और साथ आप कारोबार भी करना चाहें, ये अफगानिस्तान के तनाजुर में इन्होंने बात की है। ऐसी ही बात इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता था कि ट्रेड एंड टेररिज्म ये एक साथ नहीं चल सकता, यानी टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। ये बात इंडिया पाकिस्तान के लिए करता था, आज पाकिस्तान वही बात अफगानिस्तान के लिए कर रहा है कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया ने टी का वर्ड यूज किया, पाकिस्तान ने बी का वर्ड यूज किया, लेकिन दोनों तरफ एक नफरत है और वो बढ़ती जा रही है। यानी एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई इंडिया ने ताकि पाकिस्तान से वो महफूज रहे, और एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई पाकिस्तान ने ताकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान महफूज रहे और वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आए। अब दोनों तरफ जो है वो कार्रवाइयां होती रहती हैं। इंडिया वैसे ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करता और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उसी तरह से अफगानिस्तान को पसंद नहीं करता। को ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हमारे पे हमले हो और हम तजारत करते रहे। एक और बात उन्होंने की, अफगानिस्तान के अवाम के हम खिलाफ नहीं है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है जो वहां से आती है। फिर एक और बात उन्होंने कहा जी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक्शन ये बताता है कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। यानी टीटीए यही अफगान तालिबान और टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये फर्क पाकिस्तानी तो कभी भी नहीं समझते थे, लेकिन पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी ये गुड तालिबान है, दूसरों को कहते थे बैड तालिबान है, और इन्हीं के जरिए से बहुत पैसा भी बनाया लोगों ने। यानी अली अमीन गंडापुर ने बताया और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बताया कि हमने जब भी कभी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया तो एजेंसियां आकर हमसे छुड़ा कर ले जाती थी कि ये हमारे असासे हैं, ये गुड तालिबान है, ये बुरे लोग नहीं है, तो इन्हें छोड़ दिया जाए। तो ऐसा बार बार होता रहा। लेकिन अच्छी बात है कि आज फौज ये कह रही है कि, और इन्हें समझ आ गई इस बात की, जो खेल इन्होंने बड़ा लंबा अरसा खेला कि गुड और बैड कुछ नहीं होता, जो हथियार उठा ले रियासत की मौजूदगी में और रियासत की रिट को चैलेंज कर दे, वो सब बैड ही होते हैं और उनके दरमियान में आप तफरीक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी हम हक पर हैं, हक गालिब आएगा। फिर एक सियासी मामले पे उन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि जब डीजीआईएसपीआर आते हैं तो कोई ना कोई सियासी बात तो हो जाती है। उन्होंने कहा जी कि एक सियासी जमात और दीगर अनासर के सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। ये तो नवाज शरीफ का अकाउंट भी बैरून मुल्क है, फजलुर रहमान का भी है, बेशुमार लोगों के जो अकाउंट्स हैं बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया अकाउंट रियासत मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, ये डीजीआईएसपीआर ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के ऑपरेशन जो है वो 4910 किए गए हैं 4 नवंबर से अब तक, हजारों ऑपरेशन कर दिए। हर एक दिन के अंदर 232 ऑपरेशन एवरेज फौज कर रही है और 336 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। तो डीजीआईएसपीआर ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये भी कहा हम रियासत है, रियासत के तौर पर रद्दमल देते हैं। एक तो कोई इदारा रियासत नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये बात की है फिर तो ठीक है, लेकिन रियासत जो है वो किसी इदारे का नाम नहीं है। इसके लिए आपको आइन को तब्दील करना पड़ेगा। डीजीआईएसपीआर ने एक और बात कही कि ये बैरून मुल्क से अकाउंट जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासत मुखालिफ कोई बयानियां बनाते हैं। तो देखें, रियासत मुखालिफ बयानियां जो भी बनाएगा वो गलत है और उसकी तो सारे मजम्मत करेंगे, लेकिन इदारों की सियासत में मुदाखलत पर अगर लोग तनकीद करते हैं तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। वो तो आइन भी उसकी इजाजत नहीं देता। इसके अंदर ना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है
ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके सबको रगड़ देते हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हैं, जो ये चाहते हैं पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए, उन लोगों को अलग रखना पड़ेगा। और वो लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं, जो लोग ये चाहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के फौजी जर्नैल साफ बात करें तो वो पाकिस्तान के फैसलों में अपना किरदार अदा करना बंद कर दें और मातहत के तौर पे काम करें, जो रियासत फैसला करे। और रियासत क्या है? अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत। मैंडेट का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये ताहयात इस्तिस्ना वाली चीजें इस किस्म की नहीं होनी चाहिए। आइन का जो है वो बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी के जो है वो शक्लें शामिल नहीं करनी चाहिए। अदलिया को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मीडिया को काबू नहीं करना चाहिए। तो जो लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं उन लोगों का तो पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, पाकिस्तान में अवामी हुकूक के लिए आवाज उठाई है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये मुश्किल हो जाता है, पाकिस्तान के बाहर से जो लोग उठाते हैं उन सबको सल्यूट करना चाहिए। DGISPR जो तलबा को मिलने गए वहां पे एक मदरसे में, यूनिवर्सिटीज में तो जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये दौरे हमारे एंगेजमेंट जो तलबा के साथ है वो जारी है। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि यही DGISPR और इनके साथ दीगर बहुत सारे और साथी हैं, ये मीडिया को ये कहते थे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराते हुए कि हम 93% मकबूल है। इमरान खान सिर्फ 7% है, 93% हम मकबूल हैं। और अगर ये 93% मकबूल है या इनका बयानिया इतना मजबूत है तो आज एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक कॉलेज में, मदरारिस में जाके वहां तलबा के साथ घंटों गुजारने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी या तो वो गलत थी या आप गुमराह कुन बात कर रहे थे, या आपको खुद नहीं पता था, या आप गलत बयानी से काम ले रहे थे कि आपकी मकबूलियत 93% है। ये गलत साबित हो गया, क्योंकि अब आपको इदारों में जा जाकर फर्दन फर्दन तलबा को मिलकर उनको समझाना पड़ रहा है कि जनाब असल बात क्या है और गलत बात क्या है। फिर तलबा बड़े सख्त सवालात भी करते हैं। अच्छा, मदरसे के जो तलबा ने सवालात किए, इसको शहजाद अकबर साहब ने भी बताया, एक दो और लोगों ने रिपोर्ट किया, मैं हैरान हो गया कि वहां से ज्यादा बेहतर और सख्त सवालात आए हैं। उन्होंने सवालात उठाए कि दहशतगर्दी काबू क्यों नहीं होती, ये दहशतगर्द आते कहां से हैं? कल तक ये हीरो थे, मुजाहिद थे, आज ये दहशतगर्द कैसे बन जाते हैं? आपका ऊपर बंदा बदलता है, पॉलिसी बदल जाती है। तलबा ने बड़े सख्त सवालात किए और यहां तक हो गया कि DGISPR को भी सख्त जवाब देने पड़ गए। बलूचिस्तान के मामले में बहुत सवालात हुए कि जो सरदार आपको पसंद होते हैं वो वहां पे इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां और प्रोटोकॉल मिल जाते हैं, बाकी लोगों को दीवार से लगा दिया जाता है। फिर बलूचिस्तान के बच्चों के हाथों में बंदूकें किसने पकड़ाई, ये भी सवालात पूछे जाते हैं। तो बड़े सख्त सवालात हुए। कुछ सवालात के बारे में चुप करवाया गया, तलबा को उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन एक जुमला जो शहजाद अकबर साहब ने भी बताया DGISPR का, अगर तो ये जुमला वहां इन्होंने बोला तो बड़ी मायूसी वाली बात है। उन्होंने कहा जी कि बस हम हैं तो हम हैं, आपको पसंद नहीं है तो अमेरिका चले जाएं। ये क्या बात हुई? भी पाकिस्तान की फौज एक इदारा है जिसको पाकिस्तान की अवाम टैक्स के जरिए से पालती है और पाकिस्तान की अवाम अपनी हिफाजत के लिए रखती है। एक इदारा तो ये जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हम हैं तो हम हैं, ऐसे तो नहीं होता। और पॉलिसी बनाना फौज का काम नहीं है, पॉलिसी बनाना तो सियासतदानों का काम है। सियासतदान बैठेंगे और वो पॉलिसी बनाएंगे। फजल रहमान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है ये जो ताहयात इस्तिस्ना इसके मामले के ऊपर। फजल रहमान साहब ने कहा जी कि क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद हो गए कि हमारे खुलफाए राशिदीन खुद को पेश करते थे एहतसाब के लिए अदालत के सामने, वो अपने आप को पेश करते थे काजी के सामने कि ठीक है कोई चीज होती है तो हम जवाब दें। लेकिन क्या हमारे आज के हुक्मरान उनसे भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं? फिर फजल रहमान साहब ने भी यह करार दे दिया कि यह गैर इस्लामी है, गैर शरई है। ये जो आपने अभी इस्तिस्ना ले लिया है ताहयात, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। और साथ उन्होंने एक मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान और अफवाज के जो सरबराहान है, फौजी सरबराहान और सदर पाकिस्तान, ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला है, इसको खुद ही इस्तिस्ना को और मुराद को जो ताहयात उनको मिल रही हैं, इसको खुद ही मुस्तरद कर दें और खुद ही कह दें कि हमें ये नहीं चाहिए। वैसे इज्जत भी इसी चीज में है कि ये खुद से कह दें कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए। नाज़रीन, एक और खबर है। ये खबर जब मुझे पहले मिली ना तो मैं हैरान हो गया। मुझे मेरे सोर्स ने फोन करके बताया जनाब के खबर ये है, तो मुझे लगा कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये IMF इसके ऊपर मानेगा नहीं। लेकिन अब मजीद जराए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं
शहबाज राणा साहब ने भी इसका तस्करा किया। यहाँ पे एक और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी इसके बारे में बात की। ये जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब डॉन में है, इन्होंने भी वही बात कर दी और अब खबर जो है उसकी तस्दीक हो रही है। खबर बड़ी खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट छपी है ना, ये रिपोर्ट 186 सफात की छपी है, लेकिन ये 186 सफात की रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट लगभग कोई 225 सफात के करीब थी, यानी इसमें इतने ज्यादा डाटा मौजूद था। 220 225 के करीब इतने सफात इसके थे। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसके टोटल सफे पहले कितने थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे सफात निकलवा दिए गए इस रिपोर्ट में से। उन सफात में क्या था, ये एक बड़ा सवाल है। सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंतहाई हसास मामलात हैं, उन पर भी IMF ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी इस रिपोर्ट के अंदर, और हुकूमत ने यह दरखास्त की IMF के साथ मिलकर मुबैना तौर पे कि जनाब ये सफात बीच में से निकाल दिए जाए। तो वो सफात बीच में से निकाल दिए गए, म्यूचुअली इसको एग्री किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट शाया कर दी गई है। उन सफात में भी बड़ी खौफनाक चीजें हैं। वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हवाले से, पाकिस्तान के कुछ हसास इदारों के मामलात के हवाले से कुछ सफात उसके अंदर शामिल थे कि यहां पे भी बहुत गड़बड़ है, यहां पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इस बजट के अंदर भी प्रॉब्लम है। मिलिट्री बजट की भी बात हो रही है और दीगर कुछ चीजें ऐसी थी जो फौज के कारोबारों से रिलेटेड थी, यानी फौज जो कारोबार करती है उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें भी IMF की रिपोर्ट के अंदर शामिल थी कि जनाब ये जो फौज कारोबार कर रही है इसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और यहां पे कोई मुकाबले की फिजा नहीं बन पा रही। अब ये चीजें उसमें से निकलवाई गई हैं। जब वो चीजें उसमें से निकल गई तो फिर रिपोर्ट एग्री करके पब्लिक कर दी गई। तो 186 सफात की रिपोर्ट आ गई है। बाकी जो सफात हैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो सफात भी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है, इनसे मैं इस बात से ना इत्तफाक करता हूं सुहेल वड़ाइच साहब से। उन्होंने कहा जी हुकूमती जमातों के पास एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है जो इन्हें कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब स्पेस नहीं देना चाहते, इस बारे में ना मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। सुहेल वड़ाइच साहब खुद भी गवाह हैं, वो उस मुलाकात में शामिल थे, मैं भी वहीं पे था। इमरान खान साहब ने 4 चीजों पे हुकूमत को स्पेस देने का 2022 में ही कह दिया था और उन्होंने कहा था जब भी आप इन 4 चीजों पे बैठेंगे मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा और इन 4 चीजों के ऊपर मेरा कंसेंसस हो जाएगा आपके साथ, मैं इनके ऊपर हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूं। वो 4 चीजें कौन सी थी जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कही थी? नंबर 1, फौज का सारे मिलकर सियासत में किरदार खत्म कर देते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी थे, 2-3 और जर्नलिस्ट भी थे सीनियर, शायद मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे उसमें। उन्होंने कहा जी नंबर 1, फौज का सियासत में किरदार खत्म करना है तो मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन करवाने का एक ऐसा न्यूट्रल सिस्टम कायम किया जाए जिसके बाद कभी भी इलेक्शन मुतनाज़े ना हो, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 3, मईशत के ऊपर एक रोड मैप तैयार कर ले, फिर उसके ऊपर आइंदा कोई सियासत नहीं करेगा, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 4, एहतसाब के लिए भी एक तरीकाकार बनाया जाए, साफ और शफाफ। तो इमरान खान साहब ने कहा था इन 4 चीजों के लिए मैं किसी भी सियासी जमात के साथ या सारी सियासी जमातों के इकट्ठ के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, इन पे आप किसी नतीजे पे पहुंच जाए, पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो ये स्पेस तो इमरान खान साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब आपकी मौजूदगी में इन सियासी जमातों को दी हुई थी, लेकिन अब बहुत टाइम गुजर गया, बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान पे। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर बैठ के कोई ना कोई नतीजा निकाला जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, 7.14% मजीद गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। पैसों में, रुपयों में नहीं हो रहा, परसेंटेज में हो रहा है। अब ये जब आप गैस खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इजाफा है। ये MBBTU इस तरह को इसकी वो है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, मेरे भी ज़हन में नहीं है, लेकिन इसमें जो फी यूनिट कीमत बढ़ी है वो लगभग 70-75 पैसे लेकर कोई 125 रुपए तक मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरीके से बढ़ी है, या मुख्तलिफ कंपनीज की अलग अलग तरीके से बढ़ी है। तो ये इतनी कीमत गैस की एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। तो ये नाज़रीन इनका तरीक़ाकार है, लगातार कीमतें बढ़ाई जाओ, आवाम की कमर तोड़ी जाओ और पैसा इकट्ठा करके किसी ना किसी तरह मुल्क का पहिया घसीटो, मुल्क को किसी भी तरह करके, क्योंकि अवाम काम करने को तो तैयार नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागना चाहते हैं, एयरपोर्टों पे इन्होंने पैरे लगा दिए
और बाहर से कोई पैसा लेकर पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। नादरीन, एक और अफसोसनाक खबर है, उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। ये हादी अली चट्टा और ईमान मजारी साहबा का मामला है, एक मुतनाज़ ट्वीट का मामला है। अदालत के अंदर इसको रगड़ा दिया जा रहा है। अब जो एक स्टेट काउंसिल शकील जट साहब को लाया गया मैदान में, उन्होंने बड़ा अजीब इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे 4 बजे पता चला कि कोई फाइल ही नहीं है, फिर मुझे 15 सवालात दे दिए गए। मुझे यह भी नहीं पता कि ये सवालात किसने दिए हैं, यानी कौन लिख लिख के सवालात दे रहा है। बस मुझे कहा गया आपने कल ये सवालात कर लेने हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैं तो फेयर ट्रायल के हक में हूं, ये डिक्टेट किए गए सवालात मैं नहीं करता, मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता। फेयर ट्रायल सबका हक है, अदालत तैयारी के लिए मुझे मुनासिब वक्त दे। और हादी अली चट्टा और ईमान मजारी, इनसे प्रॉब्लम यह है कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद करते हैं। ईमान मजारी ने यहां तक कह दिया समात में कि यहां पर जजेस भी गायब हो जाते हैं। हम एजेंसियों की बात कर रहे हैं, उन एजेंसियों की जो अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं। हम जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। हादी अली चट्टा ने यह भी कहा। एक कर्नल साहब सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये ईमान मजारी साहबा ने कहा। तो नादरीन, इनके साथ दोनों मियां बीवी के साथ सख्त ज्यादती हो रही है, और बात सिर्फ इतनी है कि ये इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कबायली इलाकों में हो, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सिंध, कहीं पे भी हो। ये हर जगह पे जहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी आवाजों को दबाना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है। आज जो स्टेट काउंसिल है वो खुद कह रहा है कि मुझे लिखे लिखाए सवालात दे दिए, किसने लिखे ये भी नहीं पता। अंदाजा करें अदालतों को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।